हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। तो कैसे हैं आप लोग? मैं आ गया आपका होस्ट एंड दोस्त कृष्णा सिंह। आज बात करूंगा मैं एक नए टॉपिक पर। देखिए, अब तक हमने जो भी चीज़ें पीछे पढ़ाई हैं उनसे ये कोई रिलेटेड नहीं है। ठीक है, ये एक न्यू चीज़ है। क्या? हम लोग पढ़ने वाले हैं जनरल रिलेटिविटी एंड कॉस्मोलॉजी। अभी देखिए, इसके काफ़ी डिटेल तो नहीं जाने वाले हम, इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही देखने वाले हैं। लेकिन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बीच में आपको ऐसे वर्ड्स के बारे में हम आपको ऐसे परिचित करा देंगे कि आप चीज़ों को भूल ना पाएँ। क्योंकि ये जो है मतलब इसके कुछ ऐसे सिंबल हैं जो लर्न करना मुश्किल है, आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए बात करते हैं थोड़ा सा जनरल रिलेटिविटी एंड कॉस्मोलॉजी। ठीक है, सबसे पहला सवाल तो ये उठता है। देखिए, इसमें एक वर्ड सबसे ज़्यादा यूज़ होगा, टेंसर। और कॉस्मोलॉजी क्या है, ये कुछ कुछ चीज़ें आपको बता देते हैं। तो देखिए, कॉस्मोलॉजी को अगर मैं एक लाइन में आपको समझाऊं तो कॉस्मोलॉजी ब्रह्मांड की प्रकृति एवं उत्पत्ति से संबंधित, ध्यान से समझिएगा, यूनिवर्स की और नेचर की दोनों के ओरिजिन से जो रिलेशन, जो साइंस बताता है, जो साइंस, वो साइंस जो है कॉस्मोलॉजी कहलाता है। मैं फिर से बोलूँ, एक लाइन में समझिए कि यूनिवर्स की ओरिजिन और नेचर के रिलेशन के बीच जो बताता है, उनके ओरिजिन के रिलेशन को आपस में रिलेट करता है जो साइंस, वो साइंस जो है आपका कॉस्मोलॉजी कहलाता है। और इसको हम लोग बिग बैंग थियरी के हिसाब से पढ़ते हैं, पर यहाँ पे जो है हम लोग न्यूमेरिकली सब कुछ देखने वाले हैं। एक आइडिया आपको मिल गया होगा। बात रही टेंसर की, तो टेंसर भी समझ लेते हैं और एक क्वेश्चन के फॉर्म में देख लेते हैं, क्योंकि पूछा भी जाता है डिफाइन टेंसर, और हम लोग जो है थोड़ा इसको अच्छे से भी देख लेंगे। देखिए, टेंसर मैं आपको बता दूं अगर एक लाइन में, एक समझने के वे पे, तो टेंसर जो है ना, वो वेक्टर और स्केलर आपने सुना होगा। वेक्टर और स्केलर क्या होता है, अगर मैं उसे कम शब्दों में बताऊं तो वेक्टर को आप कह सकते हो कि वेरिएबल, और स्केलर को आप कांस्टेंट। मैं क्या बोला, आप समझ गए होंगे। स्केलर मतलब कोई नंबर में होता है, वो फिक्स होता है भाई, वो वेरी नहीं करता। और ये जो आपका वेक्टर है, ये कई डायमेंशन में होते हैं और इसके मैग्नीट्यूड भी होते हैं, और मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन होता है। ठीक है, समझ रहे हैं? तो वो आपका वेक्टर में आता है। ठीक है, एन डायमेंशनल स्पेस के लिए यहाँ पे पढ़ने वाले हम लोग, क्योंकि लेवल हम लोगों का एमएससी लेवल का ही है। ठीक है, एमएससी कहीं फाइनल ईयर में ये पूछा जाता है, कहीं कहीं सेकेंड सेमेस्टर में है, तो आपके जिस भी सेमेस्टर में आप अपने हिसाब से ऐड कर लीजिए। कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं और अदर्स पेपर के जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन और पता नहीं फंक्शंस कुछ लिखा था, तो मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि अभी मेरे पास जो PYQ है वही मैं प्रोवाइड कर सकता हूं, और बाकी आगे अगर कुछ मिलता है, मैं सर्च कर रहा हूं, तो आपको ज़रूर देने की कोशिश करूंगा। लेकिन हो सकता है आपने किया है कि आपके एग्ज़ाम से पहले मैं दे पाऊँ, तो वो पॉसिबल हो पाएगा कि नहीं, इसकी मैं कोई वो नहीं, कोशिश करूंगा, लेकिन संभवतः आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो समझ रहे हैं आप। डिफाइन टेंसर हम लोग देखते हैं कि द सेट ऑफ क्वांटिटीज़, यानी टेंसर क्या होता है, ध्यान से समझिए। टेंसर मैं बता रहा था, हाँ, वेक्टर और स्केलर के बीच जो है ना रिलेशन बताता है टेंसर। समझ रहे हैं, वेक्टर और स्केलर के बीच। और ये किस तरीके की क्वांटिटी और आप कैसे इसे डिफाइन करेंगे, यहाँ पे देखते हैं कि द सेट ऑफ अ क्वांटिटी, AI लिखा हुआ है, ये ऊपर पावर में लिखा हुआ है, इसे आप सबस्क्रिप्ट और वो अपर सबस्क्रिप्ट, लोअर सबस्क्रिप्ट कहा जाता है। तो AI इज सेड टू बी अ वेक्टर इफ इट सेटिस्फाई द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ लॉ। इस तरह के ट्रांसफॉर्मेशन लॉ को जो फॉलो करे वो आपका टेंसर कब कहलाएगा, इस तरह की क्वांटिटी को। देखिए, कौन से तरह की क्वांटिटी, A डैश म्यू लिखा हुआ है इज इक्वल टू A अल्फा, ये डेल का साइन है, डेल एक्स, ये थोड़ा सा देखिए लिखने में चिपक गया है, यहाँ ये डैश है, डैश म्यू है। ठीक है, क्या है, डैश म्यू है, यहाँ पे ये दोनों लगे नहीं होंगे, ये डैश है, ये म्यू है।
तो डेल एक्स डैश म्यू डेल एक्स अल्फ़ा, या इस तरह का हो ए डैश सफिक्स में म्यू और ये पावर में था इज इक्वल टू ए अल्फ़ा सफिक्स में और ये डेल एक्स अल्फ़ा डेल एक्स डैश म्यू। देखिए यहाँ पर जो है ना म्यू अगर ऊपर था तो यहाँ पे अल्फ़ा ऊपर आ गया और ये म्यू जो है एक्स के इस तरह के रिस्पेक्ट में, और ये अल्फ़ा यहाँ नीचे आ गया इस तरह, इसके ऊपर भी है इस बेस के मतलब डिनोमिनेटर के डेल एक्स के। तो इस तरह का रिलेशन अगर ये ऊपर हो और ये नीचे हो तो ये देखिए ये आपका ये नीचे आ गया, ठीक है, और ये अल्फ़ा वाला सिस्टम जो है यहाँ चला आया और म्यू वाला ऊपर चला गया। मतलब ये यहाँ नीचे होगा तो ये यहाँ नीचे चलाएगा, और ये यहाँ ऊपर होगा तो ये ऊपर चलाएगा, और ये यहाँ ऊपर होगा तो अल्फ़ा इसमें ऊपर होगा, ये यहाँ नीचे होगा तो ये अल्फ़ा यहाँ नीचे होगा। इस तरह के रिलेशन ये हो या ये दोनों कहे जाएंगे। ये दोनों अगर सेटिस्फाई करता है कोई तो इनको देखिए हम लोग टेंसर कहते हैं। लेकिन ध्यान से समझिएगा इसमें भी कुछ स्पेसिफिकेशन है कि इफ़ इट सेटिस्फाई द फर्स्ट वन देन इट इज़ कॉल्ड अ कंट्रा वेरिएंट। एक शब्द है कंट्रा वेरिएंट, यानी ये जो अपर लगा हुआ है ना, ऊपर लगा हुआ है, इसको हम लोग कंट्रा वेरिएंट वेक्टर कहते हैं। कंट्रा वेरिएंट वेक्टर या कंट्रा वेरिएंट टेंसर ऑफ अ रैंक वन कहते हैं। कंट्रा वेरिएंट टेंसर ऑफ अ रैंक वन। इससे देखिए रैंक वन कहने की वजह क्या है, ये वन है, वन टाइम आया है, वन ही है। अगर यहाँ पे ऐसे करके और भी कई सारे आ जाए तो जितने आएंगे उतनी रैंक बन जाएगी, समझ गए आप। एंड इफ सेटिस्फाई द सेकेंड वन, यानी ये दूसरे वाले में जो नीचे आया है इसको हम लोग कोवेरिएंट वेक्टर कहते हैं या कोवेरिएंट टेंसर कहते हैं, ठीक है, इसे कोवेरिएंट टेंसर कहते हैं ऑफ रैंक वन, क्योंकि एक ही आया है। तो आप समझ गए, अगर ये ऊपर है तो कंट्रा वेरिएंट, नीचे है तो कोवेरिएंट, और ये रैंक एक है इसलिए रैंक वन इसे कही जाएगी। और ये इस तरह के रिलेशन है, ये आपके कोवेरिएंट वेक्टर, कोवेरिएंट टेंसर या रैंक वन, ये दोनों नाम कह सकते हैं, ठीक है। आपके एग्ज़ाम में अगर 1-2 नंबर में आता है तो आप इतना ही लिख सकते हैं, पर इनके बारे में कुछ और भी बातें आगे यूज होंगी जो आपको ये अच्छे से समझ लेने के लिए मैंने थोड़ा डिटेल में इसे लेके आया हूँ। देखिए कि द रैंक ऑफ अ टेंसर वन इज़ डिफाइंड एज अ टोटल नंबर ऑफ अ रियल इंडिसेस। ये देखिए क्या है, इंडिसेस का मतलब आप समझ रहे होंगे, इंडिसेस का मतलब होता है पावर या इंडेक्स, ये दोनों बात एक ही है, तीनों नाम एक ही है, इंडिसेस, इंडेक्स, पावर, ये सब बातें एक ही है। तो ये वही पावर की तरह, या सफिक्स पर कंपोनेंट या सफिक्स में भी लगा हो तो वो उसकी रैंक को बताता है। ये यहाँ नीचे 1 है तो 1 रैंक, 2 है 2 आएंगे, ऐसे तो 2 रैंक हो जाएगी, 3 आएंगे 3 रैंक हो जाएगी। ये अलग अलग भी आ सकते हैं, सेम भी आ सकते हैं, तो इनके ऊपर रैंक डिपेंड होता है। और अपर पोजीशन, ये देखिए क्या लिखा है कि द अपर पोजीशन ऑफ द सफिक्स इज रिजर्व्ड टू इंडिकेट कंट्रावेरिएंट कैरेक्टर, यानी अगर अपर पोजीशन पे सफिक्स लगा हो तो उसको इंडिकेट करता हो तो उसको हम लोग कंट्रावेरिएंट वेक्टर कहते हैं, और अगर लोअर पोजीशन पर लगा हो तो उसे कोवेरिएंट, यानी आप समझ गए होंगे ये आपका कोवेरिएंट और ये आपका कंट्रावेरिएंट। ठीक है, ये आपका कंट्रावेरिएंट। देखिए इसको समझना ज़रूरी था इसलिए थोड़ा डिटेल लेके आए, ये आप डिपेंड करता है अपने नंबर के हिसाब से लिख लेंगे, क्योंकि ये अगर इस कई सारे जगह ये वर्ड्स यूज होगा, ठीक है। तो देखिए आगे देख लेते हैं हम लोग और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। नंबरिंग के हिसाब से मैटर नहीं होगा, पहले भी बता चुके हैं आपको, जिस एक वे में समझना चाहिए उस वे में मैं कोशिश कर रहा हूँ बताने की। अब यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ है डिफाइन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ अ टेंसर। ये PYQ के हिसाब से क्वेश्चन है, आपके सेक्शन A के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो थोड़ा डिटेल अभी नया कुछ न्यू पढ़ रहे हैं इसलिए इसमें थोड़ी डिटेल बात करी हमने। डिफाइन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ अ टेंसर लिखा हुआ है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ टेंसर क्या होता है, तो इफ़ इन टेंसर, अब टेंसर पर ही जो बातें होंगी क्योंकि टेंसर एक इम्पॉर्टेंट इसमें रोल प्ले करेगा। इफ़ इन ए टेंसर वी पुट ऑन कंट्रावेरिएंट एंड कोवेरिएंट इंडिसेस इक्वल, द प्रोसेस इज कॉल्ड कंट्रैक्शन ऑफ अ टेंसर। यानी वो टेंसर जिसका एक कंट्रावेरिएंट टेंसर और कोवेरिएंट टेंसर इक्वल हो वो आपका कंट्रैक्शन ऑफ अ टेंसर कहा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए एक एग्जांपल लिया हुआ है कि इफ़ ए
एल एम एन ले लिया और सफिक्स में, और यहाँ पावर में यू वी डब्ल्यू इज ए टेंसर, ये एक टेंसर है। देन फॉर कंट्रैक्शन वी पुट डब्ल्यू इक्वल टू 1, डब्ल्यू इक्वल टू 1 ये अगर ले लिए तो यहाँ पे जो है ये जो मिलेगा ये आपका कॉन्ट्रैक्शन ऑफ अ टेंसर हो गया। देखिए ये डब्ल्यू इक्वल टू एन है तो यहाँ पे ये इसीलिए नहीं लिखा है, एक पावर म्यू वी और सफिक्स में एल एम। तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ अ टेंसर समझ गए कि आपको टेंसर कितने भी कई सारे रैंक के दे देगा। यहाँ 3 रैंक का है देखिए, और इसमें दो, एक कोई अपर क्या कहते हैं वो ऊपर वाला पावर वाला और एक नीचे वाला जो है, एक कोवेरिएंट इंडिसेस, यानी कोवेरिएंट इसको बोलते हैं क्योंकि ऊपर वाले को और नीचे वाले को कंट्रावेरिएंट, सॉरी हाँ सही है। तो ये दोनों अगर इक्वल हो जाए तो आपका ये कॉन्ट्रैक्शन ऑफ अ टेंसर कहा जाएगा। ठीक, अब एक चीज़ और समझ लेते हैं कि डिफाइन क्रिस्टोफल ब्रैकेट्स क्या होता है। क्रिस्टोफल ब्रैकेट्स, गामा के अंदर म्यू वी सिग्मा इज इक्वल टू 1/2 डेल जी वी। देखिए ये डेल जी जो लिखा हुआ है ना, डेल जी, और ये वी और सिग्मा दोनों छोटे में है, इसके सफिक्स में है, डेल एक्स के पावर म्यू प्लस डेल जी यू वी, यानी एक बार वी और सिग्मा लिया, वी और सिग्मा, और उसके बाद म्यू और सिग्मा का वी के रिस्पेक्ट में, कुल मिला के समझिए यहाँ वी सिग्मा आया तो यहाँ म्यू आएगा, यहाँ म्यू सिग्मा आया तो यहाँ पे वी आएगा ये पावर में g/x, और ये डेल जी म्यू वी अगर है यहाँ पे तो यहाँ पे सिग्मा आएगा। इन तीनों के अलग अलग इस तरह के रिलेशन, और ये यहाँ पे प्लस माइनस से जुड़े हों, और ये गामा म्यू वी के इस तरह पावर में सिग्मा लिखा हो इज इक्वल टू जी के पावर सिग्मा बीटा गामा म्यू वी बीटा। तो फर्स्ट वन यानी ये फर्स्ट वन इसको दैट इज गामा म्यू वी सिग्मा इज कॉल्ड अ क्रिस्टोफल सिंबल, इसको हम लोग क्रिस्टोफल सिंबल ऑफ अ फर्स्ट काइंड कहेंगे। वेयर एज द सेकेंड वन, दूसरे वाले को हम लोग जो है ये गामा में म्यू वी सिग्मा इज कॉल्ड क्रिस्टोफल सिंबल, इसको भी क्रिस्टोफल सिंबल या क्रिस्टोफल देखिए यार लिखा नहीं, क्रिस्टोफल ब्रैकेट्स, क्रिस्टोफल ब्रैकेट या क्रिस्टोफल ब्रैकेट ऑफ सेकेंड काइंड कहेंगे। यानी ये आपका भी क्रिस्टोफल सिंबल है, लेकिन ये फर्स्ट काइंड है और ये आपका सेकेंड काइंड है। नाम इनके क्रिस्टोफल ब्रैकेट भी हो सकते हैं, क्रिस्टोफल सिंबल भी हो सकते हैं, क्रिस्टोफल सिंबल भी हो सकते हैं, क्रिस्टोफल ब्रैकेट्स भी हो, इनका भी हो सकता है, लेकिन ये फर्स्ट काइंड है, ये सेकेंड काइंड। आई होप आप समझ गए होंगे। तो सिर्फ क्रिस्टोफल ब्रैकेट लिखा था इसलिए दोनों बताना पड़ा, अगर आपसे फर्स्ट सेकेंड पूछ ले करके तब आप समझ रहे हैं क्या करना है। ठीक है, आइए और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। डिफाइन जियोडेसिक, ये क्या होता है भाई जियोडेसिक? इट इज ए कर्व, ये कर्व है सच दैट फॉर आर्बिट्रेरी डिस्प्लेसमेंट, यू नो आर्बिट्रेरी डिस्प्लेसमेंट, आर्बिट्रेरी का मतलब किसी भी तरह की डिस्प्लेसमेंट, किसी भी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, हर तरह की, मतलब उसमें किसी भी प्रकार से डिस्प्लेसमेंट आप निकाल सकते हैं। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट मतलब जिस भी आप कर्व की डिस्टेंस निकालेंगे वो मिनिमम होनी चाहिए। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूं कि अगर मान लीजिए मैंने इस तरह का कर्व ले लिया ये, ठीक है, और इसकी मिनिमम डिस्टेंस अगर हम लोग देखेंगे, देखिए मैक्सिमम यहाँ मिलेगी, अगर ये मैक्सिमम डिस्टेंस देखें तो ये पूरा बाउंड्री पे आप जाइए, ठीक है। तो इसकी मिनिमम डिस्टेंस निकालने के लिए एक फार्मूला होता है, इट इज़ ए कर्व सच दैट फॉर आर्बिट्रेरी डिस्प्लेसमेंट द लेंथ ऑफ द कर्व रिमेन अनअल्टर्ड प्रोवाइडेड द एंड पॉइंट आर केप्ट फिक्स्ड, उसका एंड पॉइंट फिक्स रख के, और उसके मिनिमम डिस्प्लेसमेंट, आर्बिट्रेरी डिस्प्लेसमेंट मतलब मिनिमम डिस्टेंस निकालने के लिए जो फार्मूला है दैट इज़ टू से लोअर लिमिट ए अपर लिमिट बी डी एस इज स्टेशनरी डेल ए अपर लिमिट लोअर लिमिट अपर लिमिट बी डी एस इक्वल टू 0। ये आपका इस तरह का रिलेशन जियोडेसिक कहलाएगा, ठीक है। एक्सप्लेन डमी सफिक्स। डमी सफिक्स क्या होता है कि इफ अ सफिक्स अकर इन ए ट्वाइस इन ए टर्म, समझ रहे हैं? अभी कहाँ समझे, अभी तो बताया ही नहीं। इफ अ सफिक्स अकर ट्वाइस इन ए टर्म, अगर सफिक्स जो है, सफिक्स का मतलब नीचे पावर वाला होता है ना, ये देखिए ये सफिक्स है, ठीक। तो इफ अ सफिक्स अकर ट्वाइस इन ए टर्म, वंस इन द अपर पोजीशन एंड वंस इन द लोअर पोजीशन, दैट सफिक्स इज कॉल्ड डमी सफिक्स।
जैसे आई जो है यहाँ पे डमी सफिक्स कैसे कहा जाएगा कि स्मॉल ए के पावर में देखिए म्यू है, यहाँ सफिक्स में आई और एक्स के भी पावर में आई है, तो यानी यहाँ पे आई जो है डमी सफिक्स कहा जाएगा क्योंकि दोनों के मतलब जो है अपर पोजीशन पे और लोअर पोजीशन का दोनों पे जो सफिक्स लगा हुआ है वो सेम है, ट्वाइस टाइम आया भी है 2 बार और ये दोनों सेम है, तो इस तरह के रिलेशन को हम लोग डमी सफिक्स कहेंगे। यहाँ पे देखिए एग्जांपल में ये जनरल रूप से और बाकी ये वैसे लिखा हुआ है, और इसको हम लोग जो है रियल सफिक्स कहेंगे। इस तरह के रिलेशन में इसको डमी सफिक्स, इसको रियल सफिक्स, अगले क्वेश्चन में होगा रियल सफिक्स दिखाएंगे। तो ये डमी सफिक्स आपसे सिर्फ पूछे तो आप इस तरह से लिख लेंगे, ए आई के पावर म्यू एक्स के पावर आई, ये 1 1 हो गया, ये म्यू हो गया प्लस 2 2 म्यू, ठीक है, प्लस डॉट डॉट। डमी सफिक्स कैन बी रिपीटेड एंड द कैन बी रिप्लेस्ड बाई एनी अदर सफिक्स, यानी ये रिपीट भी हो सकता है और ये किसी और सफिक्स से रिप्लेस भी हो सकता है, चेंज भी हो सकता है। लेकिन रियल सफिक्स के बारे में देखिए, अ सफिक्स विच इज़ नॉट रिपीट, जो रिपीट नहीं हो, इज कॉल्ड रियल सफिक्स और फ्री सफिक्स। 2 नाम दे दिया भाई, रियल सफिक्स या फ्री सफिक्स कहते हैं। एग्जाम्पल, म्यू इज़ ए रियल सफिक्स, यहाँ पे जो म्यू दिख रहा है वो आपका रियल सफिक्स है, और इन जैसे ये देखिए लिखा वही वाला कि ए आई के पावर म्यू सफिक्स में आई एक्स के पावर आई, तो यहाँ पे ये जो है आपका डमी सफिक्स है, और ये आपका म्यू देखिए, अ रियल सफिक्स कैन नॉट बी रिप्लेस्ड बाय अनदर सफिक्स, म्यू इज रियल सफिक्स लिखा है ना, म्यू यहाँ पे रियल सफिक्स है और ये डमी है। आई होप आप ये दोनों सफिक्स समझ गए होंगे, ठीक है। और ये देखिए द सफिक्स आई एंड जे इन, इसमें ए आई जे में आर कॉल्ड सुपर स्क्रिप्ट एंड सब स्क्रिप्ट। सॉरी मैंने अगर पहले कुछ शायद गलत बोल दिया हो तो आप इसे देखिए, ऊपर वाले को सुपर स्क्रिप्ट कहते हैं और नीचे वाले को सब स्क्रिप्ट कहते हैं, ठीक है, नोट में लिखा हुआ है, समझ रहे हैं आप। एक्सप्लेन क्रोनेकर डेल्टा, ये देखिए इंपॉर्टेंट चीज है, क्रोनेकल डेल्टा समझते हैं, क्रोनेकर डेल्टा। क्रोनेकर डेल्टा क्या होता है भाई? क्रोनेकल डेल्टा इट इज रिटेन एज अ डेल, डेल इस तरह का रिलेशन बनाए जिसमें आपका सफिक्स में जे और मतलब सब स्क्रिप्ट में जे, सुपर स्क्रिप्ट में आई, एंड इट इज डिफाइंड एज डेल आई जे इज इक्वल टू, अगर आई और जे बराबर हो तो इज इक्वल टू 0 आएगा, और आई और जे नॉट बराबर हो, नहीं बराबर हो तो 0 आएगा, आई और जे बराबर हो तो 1 आएगा। इस तरह के रिलेशन को डेल्टा में जो है आपका, उसको हम लोग क्रोनेकर डेल्टा कहते हैं, ठीक है। अब क्रोनेकर डेल्टा से रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछा हुआ है आपका, वो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर, उसके बाद ही, इसलिए वो थोड़ा दूसरे जगह फिर भी उसको हम दिखा देते हैं और समझा देते हैं। सो दैट द क्रोनेकर डेल्टा इज ए मिक्स्ड ऑफ रैंक, ये समझने वाली चीज़ है, ध्यान से समझिए कि दिखाइए यहाँ पे क्रोनेकर डेल्टा जो है एक मिक्स रैंक रखता है। अब देखिए समझते हैं इसको कैसे मिक्स रैंक दिखाएंगे। देखिए मिक्स रैंक का मतलब आप पहले देख चुके हैं कि रैंक क्या है, जो उसके पावर में आ रहा है एक्स के, वो सफिक्स में और अपर सबस्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट में जो आ रहे हैं वो जितने टाइम आए वो उनके रैंक बन जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए क्रोनेकर डेल्टा को मिक्स रैंक दिखाना है। इसको दिखाने के लिए हम लोग करेंगे पहले क्रोनेकर डेल्टा का ये डेफिनेशन का एक फार्मूला है। डेल आई अगर यहाँ सुपर स्क्रिप्ट में आई हो, सबस्क्रिप्ट में जे हो, तो उसके बराबर डेल एक्स आई और ये डेल एक्स जे, ये फार्मूला है क्रोनेकर डेल्टा का, प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी समझ रहे हैं, इसको याद रखना पड़ेगा इतना। तो फिर इसमें देखिए कैसे कैसे चेंज करेंगे तो हम लोग मिक्स रैंक बना पाएंगे कि अगर ये डेल एक्स आई लिखा हुआ है और इसी में आप डेल एक्स डैश ए का ऊपर ले लीजिए और यहाँ नीचे ले लीजिए, तो आपको पता है कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम चीज़ ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो उसी में ये देखिए दोनों सेम लिए गए हैं, इसके डिनोमिनेटर में ये, इसके न्यूमरेटर में ये, ठीक है। फिर क्या हुआ कि ये डेल एक्स आई जो है, डेल एक्स आई अपन डेल एक्स डैश ए ये है, फिर डेल एक्स डैश बी के साथ एक और ले लिया, डेल एक्स डैश बी और डेल एक्स डैश बी, और डेल एक्स जे पहले तो यही है, ये दोनों भी देखिए ले लिया। ये लेने की वजह क्या है कि हमें रैंक का रिलेशन दिखाना है, मतलब मिक्स रैंक दिखाना है। अभी देखिए कैसे मिक्स रैंक दिखाते हैं। तो ये आपको पता है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कोई भी आप सेम चीज़ ले सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये पहले ये लिया गया था, बाद में ये ले लिया गया। फिर क्या हुआ कि डेल एक्स आई अपन डेल एक्स डैश ए, डेल एक्स डैश बी, डेल एक्स डैश बी अपन डेल एक्स जेड,
यानी इनके इनके और ये इधर ले लिया, और ये ए और बी वाले जो है एक साथ ले लिया यहाँ पे, समझ रहे हैं। क्रोनेकर डेल्टा वाले के साथ एक बार ए को ले लिया, क्रोनेकर डेल्टा वाले के साथ सफिक्स में अरे नीचे वाले के साथ एक बार बी ले लिया, और एक दोनों ए और बी वाले को एक साथ एक बार ले लिया, क्योंकि ये दो दो बार आए हैं तो एक बार एक्स्ट्रा, समझ रहे हैं आप, ठीक है। फिर डेल एक्स आई अपन डेल एक्स डैश ए डेल एक्स डैश बी अपन डेल एक्स जेज, ये लिखा हुआ है। और इसी को ध्यान से देखिए, इसका मतलब जनरल ये लिखा हुआ है ना, तो ये क्या बता रहा है, क्रोनेकर डेल्टा साहब कहते हैं भैया यहाँ जो आएंगे ना वो इनके और यहाँ जो आएंगे ये डेल एक्स के जो पावर में होंगे यहाँ वाले होंगे, और ये डेल एक्स के पावर में यहाँ वाले होंगे। अब ये कुछ भी हो सकता है, आई और जे की जगह कुछ भी हो सकता है ना। तो अगर यहाँ पे ए और बी है तो उनके रिलेशन के हिसाब से यहाँ पे डेल डैश ए और ये बी होगा कि नहीं होगा, तो अभी होगा कि नहीं, तो ये इस तरह से होगा। और ये जो हुआ है कि नहीं इस तरह का रिलेशन, समझ रहे हैं, इसी को सो दैट द क्रोनेकर डेल्टा इज ए मिक्स रैंक, यानी रैंक में जाके मिक्स हो गया भैया। इस तरह के ट्रांसफॉर्मेशन को अब देखिए उसी को लिखा हुआ है कि डेल आई जे इज इक्वल टू डेल एक्स आई अपन डेल डैश ए डेल एक्स डैश बी डेल एक्स जेड डेल डैश अपर में ये लिमिट है, बे लोअर, अरे नहीं अपर नहीं है, डेल का तो वो पावर है, डेल है ये, वो नहीं इंटीग्रल नहीं सॉरी। तो ये ए और बी विच इज ट्रांसफॉर्मेशन लॉ, इस तरह के ट्रांसफॉर्मेशन लॉ को मिक्स टेंसर ऑफ रैंक कहते हैं, यानी टेंसर के साथ ही मिक्स हो गए, इस मिक्स टेंसर ऑफ रैंक 2 कहते हैं, रैंक 2। देयरफॉर क्रोनेकर डेल्टा इज ए मिक्स टेंसर रैंक 2। तो इस तरह से कहा है कि सो दैट द क्रोनेकर डेल्टा इज ए मिक्स रैंक ऑफ 2, शायद ये क्वेश्चन में है भी है, और ये हो गया, ठीक है, यहाँ गलत था। तो आई होप आप समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। और विच इज़ ट्रांसफॉर्मेशन लॉ ऑफ मिक्स टेंसर ऑफ रैंक 2 देयरफॉर क्रोनेकर डेल्टा, क्योंकि यहाँ पे ये मिक्स हो गए टेंसर के साथ। तो अभी एक दो क्वेश्चन और देख के आज के लिए इतना ही रखते हैं, और एक आध दो वीडियो में हम आपको सेक्शन कवर करा देंगे, क्योंकि ये थोड़ा मतलब अभी नया पढ़ रहे हैं तो थोड़ा समझाना पड़ रहा है आपको ना, कुछ हर छोटी बड़ी चीज़ बता के कुछ बता रहे हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। और ये अगर चीज़ें हर सिंबल आप समझे नहीं रहेंगे तो पक्का एग्ज़ाम में चले जाएंगे वापस ही, और सिंबल होंगे गलत। तो इस गलत से बचने के लिए क्या करें, हमारा वीडियो देखें और कमेंट करें, लाइक करें समझ रहे हैं आप, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं कि ऑब्टेन द एनालॉग ऑफ अ केपलर्स लॉ इन जनरल रिलेटिविटी, यानी एनालॉग केपलर लॉ जनरल रिलेटिविटी का बताना है। ये तो बीएससी वगैरह में पढ़ाया गया कि द 3 केपलर लॉ, केपलर साहब ने 3 नियम दिया था फॉर द मोशन ऑफ अ प्लैनेट, यानी प्लैनेट के मोशन के हिसाब से उन्होंने 3 नियम दिए थे। राउंड द सन, सन के चक्कर लगाने पे का प्लैनेट मूव इन इलिप्टिकल ऑर्बिट विद द सन इन, प्लैनेट जो है अगर इलिप्टिकल ऑर्बिट, सन के इलिप्टिकल ऑर्बिट, इलिप्टिकल मतलब समझते हैं ना दीर्घ वृत्ताकार जिसको कहते हैं, ऐसे चक्कर लगाना ऐसे, ठीक है। तो इस तरह के चक्कर जो लगाते हैं सूर्य के चारों तरफ, पहला ही नियम था कि वो सूर्य के चारों तरफ जो है प्लैनेट लोग ऐसे चक्कर लगाते हैं। और दूसरा, एरिया स्वेप्ट इन द रेडियस वेक्टर ज्वाइनिंग सन टू द प्लैनेट इज प्रोपोर्शनल टू द रिक्वायर्ड फॉर द स्वीपिंग, ये भी आपको बताया गया है कि यहाँ पे अगर देखिए ये ऐसे देखिए इस तरह का रिलेशन होता है ना, ऐसे अगर मान लीजिए यहाँ पे ले लिए ऐसे, तो ये जो है ना ये जैसे जैसे घूमेगा इनका जो रेडियस है वो प्रोपोर्शनल होता है किसके, उनके जो चक्कर लगाने का वो सिस्टम होता है उसके रेडियस की। तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ चुके हैं, बस लिखा हुआ है स्टेटमेंट में, द स्क्वायर ऑफ अ टाइम इज़ प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस अगर ए है, मेजर एक्सिस मतलब सबसे बड़ी वाली एक्सिस ए है, तो वो प्रोपोर्शनल होगी स्क्वायर टाइम ऑफ प्रोपोर्शनल जो है किसके, उसके द स्क्वायर टाइम ऑफ इज प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द मेजर एक्सिस ऑफ अ प्लैनेटरी मोशन। प्लैनेटरी मोशन जो लगा रहे हैं भैया उनके जो मैक्सिमम जो सबसे मेजर एक्सिस होगी, मेजर एक्सिस का मतलब समझ रहे हैं, ये मेजर एक्सिस है और ये माइनर एक्सिस है, ठीक। तो सब समझ रहे हैं आप, ये 3 नियम उन्होंने बताया था इस तरह के रिलेशन केपलर साहब ने रिलेटिविटी में, और ये आप समझ गए होंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं,
एनर्जी हुई ख़त्म। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगली वीडियो चाहिए तो आप लाइक करिए और कमेंट भी करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा। अगर मैं थोड़ा अच्छा समझा पाया होऊंगा तो कमेंट ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और थैंक यू।